हेलो दोस्तों, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब। तो आज हम यूजीसी नेट की इकाई 3 पढ़ेंगे, जो साहित्य शास्त्र है। भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का निचोड़ हम इन 10 दिनों में पूरा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो आज हम पढ़ेंगे काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। तो अगले 10 दिनों में हम इकाई 3 को कंप्लीट कर लेंगे। तो आचार्य काव्य लक्षण जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। भामह शब्दार्थों सहितो काव्यम। भामह का समय 6वीं और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध निश्चित है। भामह कश्मीर के निवासी थे तथा इनके पिता का नाम रक्लील गोमी था। सर्वप्रथम भामह ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की स्वतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया। भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। भामह के काव्यालंकार में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका। प्रथम परिच्छेद इनके काव्य के साधन, लक्षण तथा भेदों का निरूपण है। भामह का द्वितीय और तृतीय परिच्छेद अलंकार निरूपण है। चतुर्थ 10 दोष निरूपण। पंचम न्याय विरोधी दोष निरूपण। षष्ठ शब्द शुद्धि निरूपण। इसके बाद आता है रुद्रट। रुद्रट का काव्य लक्षण है ननु शब्दार्थो काव्यम, अर्थात कई बार काव्य लक्षण देके और आचार्यों को हमें सुमेलित करवाने का प्रश्न यूजीसी नेट में देखने को मिलता है। तो हम पढ़ते हैं रुद्रट को। रुद्रट कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय 9वीं सदी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। रुद्रट की रचना का नाम काव्यालंकार है। इस ग्रंथ में 16 अध्याय तथा कुल 734 श्लोक हैं। संभवतः रुद्रट ने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 वर्गों में बांटा है: वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। इसके बाद आता है वामन। वामन का काव्य लक्षण है काव्य शब्दों गुणालंकार संस्कृत्यो शब्दार्थो वर्तते। तथा वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका समय विद्वानों ने 8वीं सदी का उत्तरार्ध माना है। वामन कश्मीर नरेश जयापीड़ के मंत्री थे। आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना सूत्रों में की है तथा स्वयं ही इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। काव्यालंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या 319 है तथा ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। रीति को काव्य की आत्मा मानना, गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व देना। तीसरा है वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली, इन तीनों रीतियों की कल्पना। 10 प्रकार के गुणों, शब्द तथा अर्थ को उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना। वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा मानना। समग्र अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच मानना। इसके बाद आता है कुंतक। मैंने वामन का कुंतक पढ़ दिया। वामन का है काव्य शब्दों गुणालंकार संस्कृत्यो शब्दार्थ्यो वर्तते। अब आता है कुंतक का। कुंतक का हमने पढ़ा दिया था पहले ही। तो कुंतक का समय काल क्या है बताओ कमेंट बॉक्स में। तो कुंतक कश्मीर के निवासी थे तथा इन्हें वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कुंतक का समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। कुंतक की प्रसिद्ध कृति वक्रोक्ति जीवित 4 उन्मेषों में विभक्त कारिका एवं वृत्ति से सम्मिलित ग्रंथ है। तो ये हो गए हमारे आचार्य और इनके काव्य लक्षण। अब हम आगे चलते हैं। अब हम मम्मट को पढ़ेंगे। तो ये आप देख लीजिएगा, इनके तद 200 शब्दार्थों स गुणावलंकृति पुनः क्वापी। ये है मम्मट का। मम्मट का जन्म भी कश्मीर में हुआ था तथा इनके पिता का नाम कैयट था। मम्मट का समय 11वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया गया है। मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि समर्थक ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 10 उल्लास अध्याय हैं। इसके बाद आता है वाग्भट। वाग्भट का काव्य लक्षण है साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार भूषितम स्फुट रीति रसोपेत काव्य कुर्वीत कीर्तिये।
इसके बाद आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन का हद्य दयाल दिस शब्दार्थ मयत्व काव्य लक्षण। अब राजशेखर है। राजशेखर का है गुणवद रंकत्यच वाक्यमेव काव्यम। फिर विद्याधर का है। विद्याधर इम्पोर्टेंट है। शब्दार्थो वपुरस्य शब्दार्थ वपुस्थावत काव्यम। विद्याधर के समय 14वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। विद्याधर ने काव्य प्रकाश की शैली में एकावली नामक ग्रंथ की रचना की। अब आता है क्षेमेंद्र। तो क्षेमेंद्र का काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति। क्षेमेंद्र भी कश्मीर के निवासी हैं। ज़्यादातर आचार्य कश्मीर के ही निवासी हैं तथा जो कश्मीर के निवासी नहीं हैं उनको आप अलग से नोट कर लीजिएगा एक साइड में। तो क्षेमेंद्र भी कश्मीर के निवासी थे और इनका समय भी 11वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। इनके पिता का नाम प्रकाशेंद्र था। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु अभिनव गुप्त थे। क्षेमेंद्र ने निम्न ग्रंथों की रचना की थी जो इस प्रकार हैं। कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुव्रत तिलक, दशावतार चरित्र। इसके बाद हम देखते हैं शब्द के आधार पर। शब्द के आधार पर देखते हैं दंडिका। दंडिका है काव्य लक्षण जयदेव निर्दोष। जयदेव का है निर्दोष लक्षणवती, दोष लक्षणवती, चरित्र भूषणा। सालंकार रसानेक वृत्तिवोक्ति काव्य नामवाक। रमणी जगन्नाथ का है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम। इसके बाद रस और ध्वनि के आधार पर आचार्य और काव्य लक्षण देखेंगे। रस और ध्वनि के आधार पर आचार्य और काव्य लक्षण ये देखेंगे हम विश्वनाथ का। वाक्य रसात्मक काव्यम। भोजराज का निर्दोष गुणवत् काव्यमलंकार लंकृतम। रसान्वित कवि कुर्वन कीर्ति प्रतिचय विद्यांति। मध्यकालीन हिंदी कवियों में निम्नलिखित काव्य लक्षण लिखे हैं। ये क्या हो रहा है? आचार्य और काव्य लक्षण। केशवदास यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुभरन सरस सुव्रत भूषण बिनु ने विराजई कविता बनिता मित। यह श्रीपति का। यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन कविता बनिता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। चिंतामणि सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होय शब्द अर्थवारो कवित विबुध कहत सब कोई। कुलपति मिश्र दोष रहित अरुगुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। सूरती मिश्र वर्णन मनरंजन जहाँ रीति अलौकिक होय निपुण कर्म कवि जो जूति ही काव्य कहत सब कोई। कवि देव का है शब्द जीवती ही अर्थ मन रसमय सुजस शरीर चलत वहे जुग छंद गति अलंकार गंभीर। अब आता है सोमनाथ का सगुण पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अविरुद्ध भूषण जूत कवि करम जो सो कवित कही शुद्ध। भिखारीदास रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल गुण स्वरूप और रंग दूषण करे करूपता। आधुनिक युग के हिंदी आचार्यों या कवियों ने निम्नलिखित काव्य लक्षण लिखे हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी को जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। अर्थात हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। ये कहते हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल। ये इम्पोर्टेंट है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नानी गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। ये भी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अर्थात रामचंद्र शुक्ल के सारे कथन इम्पोर्टेंट है।
काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। ये किसने कहा है? नंदुलाल वाजपेयी ने। अब है जयशंकर प्रसाद का कथन, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी, प्रिय, रचनात्मक ज्ञानधारा है। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। महादेवी वर्मा का कथन है, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। अब सुमित्रा नंदन पंत का, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अब आता है डॉक्टर नगेंद्र का जो इम्पोर्टेंट है, रसात्मक शब्दार्थी काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। पाश्चात्य विद्वानों ने निम्नलिखित काव्य लक्षण लिखे। पोइट्री इज आर्टिकल म्यूजिक, ड्रायडन। पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर, कोलरिज। अब आते हैं हम काव्य हेतु पे। हमारा काव्य लक्षण समाप्त हो गया है। काव्य हेतु पढ़ेंगे, उसके बाद काव्य प्रयोजना, फिर कल हम पढ़ेंगे प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। हम सिलेबस के हिसाब से इस यूनिट को 10 दिन में ख़त्म कर लेंगे। आप कहोगे तो मैं इकाई 2 की क्लास भी कल से स्टार्ट कर दूंगी। काव्य हेतु, हेतु शब्द का अर्थ हेतुना कारण अर्थात हेतु कारण को कहते हैं। अतः काव्य हेतु का अर्थ है काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। बाबू गुलाब राय के शब्दों में हेतु का अभिप्राय उस साधन से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद बताए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इनमें प्रतिभा सर्वप्रमुख काव्य हेतु है जिसके कवित्व का बीज माना गया है। आचार्य भामा ने काव्य अलंकार में कवि की प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु माना है। गुरुपदेशाध्येतु शास्त्र जड़धियोप्ययम् काव्य तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। आचार्य दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान तथा सुदृढ़ अभ्यास को संयुक्त रूप में काव्य सृजन का हेतु माना है। नैसर्गिक च प्रतिभा श्रुत च बहु निर्मलम अमंदाश्चाभियोगस्य कारणम काव्य संपदय। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्य शब्द का प्रयोग किया है। इन्हें लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्य हेतु स्वीकार किया है। लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगनी। यहाँ आचार्य वामन का लोक से तात्पर्य है लोक व्यवहार विद्या के अंतर्गत उन्होंने शब्द शास्त्र, अभिधान, कोश, छंद शास्त्र, कला, कामशास्त्र तथा दंड नीति को लिया है। स्पष्टतः विद्या से उनका अर्थ व्युत्पत्ति है। प्रकीर्ण के अंतर्गत उन्होंने लक्ष्य ज्ञत्व, काव्य परिचय, अभियोग, काव्य रचना का उद्योग, वृद्ध सेवा, प्रतिभा और अवधान को लिया है। वस्तुतः वामन प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु मानते हैं। आचार्य रुद्रट ने शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु मानते हुए कहा है, काव्य में असार वस्तु को दूर करने, सार ग्रहण करने तथा चारुता लाने के कारण शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों स्थान पाते हैं। इन्होंने प्रतिभा को शक्ति कहा है तथा इसके 2 भेद किए, सहजा और उत्पादा। सहजा नैसर्गिक शक्ति है तथा उत्पादा व्युत्पत्ति शक्ति है। आचार्य मम्मट ने शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास को संयुक्त रूप में हेतु स्वीकार किया है। शक्ति, निपुणता, लोकशास्त्र, काव्याध्यवेक्षणात् काव्य शिक्षाभ्यात् इति हेतुस्त दुदुद्भवे। जयदेव ने चंद्रलोक में कहा है, श्रुत, व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही कविता का हेतु है। जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है। पंडित राज जगन्नाथ ने व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु ने मानकर प्रतिभा का हेतु स्वीकार किया है। उनका कहना है, काव्य का कारण केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा है। तस्य च कारण कविगता केवल प्रतिभा। यह किसका कथन है? पंडित राज जगन्नाथ का। प्रतिभा, काव्य हेतुओं में प्रतिभा का स्थान सर्वोपरि है। प्रतिभा नित्य नवीन उद्भावना करने वाली मानसिक शक्ति है। भट्ट तो उतने नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है।
प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा विदु। आचार्य अभिनव गुप्त ने प्रतिभा को अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम कहा है। प्रतिभा, अपूर्व वस्तु निर्माण, क्षमा, प्रज्ञा। आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं, कार्ययित्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा। कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा को कार्ययित्री प्रतिभा कहते हैं तथा साहित्य का उपकार करने वाली प्रतिभा को भावयित्री प्रतिभा कहते हैं। आचार्य वाग्भट ने लिखा है, प्रसन्न पदावली नए नए अर्थों तथा उक्तियों का उद्बोधन करने वाली कवि की स्फूर्तिशील सर्वतोमुखी बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया कहा है। व्युत्पत्ति का अर्थ है भोग्यता या प्रगाढ़ पांडित्य। राजशेखर ने लिखा है, उचित अनुचित का विवेक व्युत्पत्ति है, उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति। अभ्यास, काव्य रचना के लिए निष्ठापूर्वक बार बार किए जाने वाले प्रयत्नों की अखंड श्रृंखला ही अभ्यास है। राजशेखर के अनुसार निरंतर प्रयास करने रहने को अभ्यास कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। वस्तुतः काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है, क्योंकि काव्य प्रेरणा का अभिप्राय काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व, जबकि काव्य प्रयोजना का अभिप्राय है काव्य रचना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभ। आचार्यों ने निम्नलिखित काव्य प्रयोजन बताए हैं। आचार्य और काव्य प्रयोजन। भरत मुनि, धर्म, यश, आयुष, हित, बुद्धि वृद्धि, लोक उपदेश, दक्षता तथा चरम विश्रांति प्राप्ति। भामे का है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, कीर्ति, सकल कला ज्ञान और प्रीति। लोक व्युत्पत्ति दंडी का है, वामन का है कीर्ति और प्रीति। रुद्रट का है धर्म, कीर्ति, अनर्थोपशम अर्थ, सुख प्राप्ति। आनंदवर्धन का है विनयोन्मुखीकरण और प्रीति। कुंतक का है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान और परमार्थ। महिमभट्ट का है रसमय सदुपदेश, परमार्थ। अभिनव गुप्त का है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, जय सम्मिति उपदेश, परमानंद और यश। भोज का है कीर्ति और प्रीति। मम्मट का है यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, शिवेतर क्षत्रिय, अमंगल का नाश, सगह पर निर्वृत्ति, तत्काल परमानंद की प्राप्ति, कांता सम्मिति उपदेश। हिंदी के आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन निम्नलिखित है। जस संपत्ति आनंद अति दुरितन डारे सोई, होत कवित्ते चतुरई जगत राम बस होई। कुलपति मिश्र का कथन है, रहत घर ने वर धाम, धन तरवर स्वरूप। ये हमारे आज के काव्य प्रयोजन खत्म हुए और अब हम ये लास्ट वाली लाइन, रहत घर ने वर धाम धन तरवर सरवर कूप, जस शरीर जग में अमर भव्य काव्यरस रूप। ये देव का है। सोमनाथ का बता देती हूँ, कीर्ति वित्त विनोद अरु अति मंगल को देत, करे भलो नित वै कवित चित्त चेति सोमनाथ। ये सोमनाथ का है। एक लहे तप पूजन के फल जो तुलसी अरुसुर गोसाई, एक लहे बहुसंपत्ति केशव भूषण जो बरवीर बढ़ाई, एकन को जस ही सो प्रयोजन है रसखानी रहीम की नाई, दास कवि तनय की चर्चा बुद्धिवंतन को सुख दे सब ठाई। भिखारी दास की है ये। मैथिली शरण गुप्त की है, केवल मनोरंजन व कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल का है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन करना है। तो आज ये हमारा साहित्य शास्त्र का पहला टॉपिक ख़त्म होता है। कल हम प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत पढ़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैंने अभी यूजीसी नेट का पढ़ाना स्टार्ट किया है। आपको पसंद आएगा तो हम रेगुलर क्लास रखेंगे और साहित्य शास्त्र को अगले 10 दिनों में ख़त्म कर लेंगे। धन्यवाद।